हेलो फ्रेंड्स, ये जो आज का हमारा टॉपिक है ये मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक है। तो मॉडर्न हिस्ट्री के जो 3 लेक्चर थे हमने कंप्लीट कर लिए थे, वो डचों के बारे में थे। एंड देन ये जो लेक्चर है हमारा वो अंग्रेज, जो इसके पहले जो लेक्चर कंप्लीट हुआ था वो डच के बारे में था। ये जो लेक्चर हमारा अंग्रेज के बारे में, तो इसको हम देखते हैं अंग्रेज के बारे में। तो सबसे पहले क्वेश्चन बनता है कि भारत में अंग्रेजों का आगमन कब हुआ था। तो भारत में अंग्रेजों का आगमन हुआ था डचों के बाद, यानी भारत में अंग्रेजों का आगमन डचों के बाद हुआ था। डचों के बाद हुआ था। जो डच थे, डचों के बाद भारत में अंग्रेजों का आगमन हुआ था। इसके अलावा और बात किया जाए तो जो यूरोपीय कंपनी आई थी, यूरोपीय कंपनियों का क्रम कौन कौन सा, यह भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यूरोपीय कंपनियों के क्रम में सबसे पहले पुर्तगीज आए थे, उसके बाद आए थे डच आए थे, फिर उसके बाद अंग्रेज आए, उसके बाद फ्रांसीसी आए, एंड देन डेनिश आए। सबसे पहले आए थे पुर्तगीज, एंड देन उसके बाद आए डच, एंड देन उसके बाद अंग्रेज, एंड उसके बाद फ्रांसीसी, एंड फिफ्थ डेनिश। तो हमारा जो पुर्तगीज कंप्लीट हो गया, एंड देन डच कंप्लीट हो गया। अब हम अंग्रेज पढ़ेंगे, एंड देन उसके बाद फ्रांसीसी, एंड देन उसके बाद डेनिश। तो इस तरीके से हम अपने ये चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो जो अंग्रेज के बारे में था हमारा टॉपिक, तो भारत में अंग्रेजों का आगमन डच के बाद हुआ था, यानी डच पहले आ गए थे, उसके बाद अंग्रेज आए थे। हालांकि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो अंग्रेजों की थी, उसकी स्थापना डच ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले हो गई थी। यानी कि हालांकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना डच ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले हो गई थी। यानी पहले भले डच यहां भारत में आए, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना डच ईस्ट इंडिया कंपनी से भी पहले हो गई थी। अब इसकी स्थापना कब हुई थी, यानी इसकी स्थापना हुई थी सितंबर 1599 में। सितंबर 1599 में, सितंबर 1599 लंदन में कुछ व्यापारियों ने एक सभा की, किसकी अध्यक्षता में, लॉर्ड मेयो की अध्यक्षता में। भाई लॉर्ड मेयो की अध्यक्षता में लंदन में व्यापारियों ने एक सभा की। अब जो सभा की थी, सभा करने का उद्देश्य क्या था? सभा करने का उद्देश्य था पूर्वी देशों के साथ व्यापार करना। यानी जो पूर्वी देश है, पूर्वी देश मतलब इट मीन्स इंडिया हो गया, और जो इसके जो पूरे एशियन कंट्रीज हो गए ना, तो पूर्वी देशों के साथ व्यापार करना। पूर्वी देश है, पूर्वी देशों के साथ व्यापार करना, ये उनका उद्देश्य था। और ये व्यापार करने की योजना ही बना रहे थे ये पूरे के पूरे मिलके, कि हम ऐसा क्या करेंगे, हम भी पूर्वी देशों के साथ व्यापार करें। जैसे यूरोपीय कर सकते थे, जैसे पोर्तुगीजों ने फायदा उठाया, जैसे डचों ने फायदा उठाया, तो हमें भी क्या करना चाहिए, हमें भी भारत के साथ यानी पूर्वी देशों के साथ व्यापार का एक हिस्सा प्राप्त हो जाए, हम भी उनके साथ कुछ ना कुछ व्यापार कर ले। तो उसकी पूरी योजना कहाँ बनाए गए थे? सितंबर 1599 में लॉर्ड मेयो की अध्यक्षता में लंदन में। भाई पूर्वी देशों के साथ व्यापार कर ले, तो ये पूर्वी देशों के साथ व्यापार के आशय से एक कंपनी की स्थापना भी कर डाली। उस कंपनी का नाम देख लेते हैं। जो कंपनी थी, कंपनी की स्थापना की थी, नाम था गवर्नमेंट एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट एंड मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, यानी कंपनी का क्या नाम था? गवर्नमेंट एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। ये कंपनी बन गई थी। ये कंपनी का उन लोगों ने, सब लोगों ने निर्माण किया, जो भी व्यापारी मिलकर आए थे। अब क्या हुआ, ये कंपनी जब निर्माण होगी तो महारानी एलिजाबेथ, उस समय इंग्लैंड की महारानी कौन थी? महारानी एलिजाबेथ।
महारानी एलिजाबेथ के पास गए और उनके पास आज्ञा पत्र ले लिए। आज्ञा पत्र में यह था कि भाई हमें पूर्वी देशों के साथ व्यापार करना है, तो आप हमें आज्ञा दे दीजिए, कुछ ऐसा करिए कि हम पूर्वी देशों के साथ व्यापार कर ले। तो महारानी एलिजाबेथ ने एक घोषणा पत्र यानी एक आज्ञा पत्र दिया, जिसमें पूर्वी देशों के साथ 15 वर्षों के लिए व्यापार का एकाधिकार था। यानी भाई पूर्वी देशों के साथ व्यापार कर सकती है ये कंपनी, और उसे एकाधिकार यानी उसकी मोनोपोली, उसके अलावा और कोई दूसरी कंपनी जो है, कोई दूसरा व्यापारी वहां पे व्यापार नहीं कर सकता पूर्वी देशों के साथ। तो जो महारानी एलिजाबेथ के साथ कि भाई पूर्वी देशों के साथ व्यापार का एकाधिकार मिल गया। कितना? 15 वर्षों के लिए। 15 वर्षों के लिए ये एक आज्ञा पत्र था। और किससे मिला था? महारानी एलिजाबेथ, महारानी एलिजाबेथ प्रथम से, जो उस समय इंग्लैंड की रानी महारानी थी। तो महारानी एलिजाबेथ प्रथम से एक आज्ञा पत्र मिल गया कि भाई हमें 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार करना है, और व्यापार करने का एक अधिकार मिल गया। अब इसके अलावा भाई ये कंपनी तो बन गई थी, अब कंपनी बन गई, अब कंपनी का प्रबंधन करना है, कंपनी का मैनेजमेंट करना है, तो उसके लिए एक कमेटी का भी होना जरूरी है। तो एक कमेटी बनाए जिसमें बोला गया कि एक निदेशक होगा, एक डायरेक्टर होगा एंड एक उपनिदेशक होगा, एंड 24 अन्य सदस्य होंगे, 24 अन्य मेंबर होंगे, ये सब होंगे इस कमेटी में। और यही आगे चलकर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर या निदेशक मंडल या निदेशक मंडल कहलाई। तो ये हो गए, यहां पे समझ में आया कि वह कैसे इनको 15 वर्षों के लिए एक अधिकार मिला कि पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का कंपनी को। इसके बाद क्या, वो 1609 का चार्टर आया, 1609 का चार्टर। 1609 के चार्टर में क्या हुआ, 1603 में महारानी एलिजाबेथ की मृत्यु हो गई कि भाई वो मर गए 1603 में। उसके बाद उनके उत्तराधिकारी बने जेम्स प्रथम। भाई 1603 में जो एलिजाबेथ थी, एलिजाबेथ प्रथम, उनकी मृत्यु हो गई, अब वो नहीं गई। इसके बाद जो बने थे, कौन बने थे? जेम्स प्रथम। जेम्स प्रथम बने इंग्लैंड के सम्राट। अब जब जेम्स प्रथम इंग्लैंड के सम्राट बने, तो अब कंपनी ने सोचा कि भाई इनसे भी कुछ हम इनसे भी कुछ हम चार्टर ले लें। तो इनसे इन्होंने 1609 में कंपनी ने व्यापारिक चार्टर प्राप्त कर लिया। 1609 में व्यापारिक चार्टर प्राप्त कर लिए। इसमें क्या बोला था कि जो कंपनी के विशेषाधिकार थे, कंपनी के विशेषाधिकार थे, कंपनी के विशेषाधिकार को शाश्वत बना दिया गया था कि भाई उनको शाश्वत बना दिया गया था। यानी जो कंपनी के पास पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एक अधिकार था कि भाई उनके पास मोनोपोली है, उनके अलावा और कोई भी दूसरा बिजनेसमैन जो है, जो इंग्लैंड में रहता है, वो पूर्वी देशों के साथ व्यापार नहीं कर सकता, उनके साथ ट्रेड नहीं कर सकता। तो वो जो अधिकार दिया गया था, जो अधिकार पत्र जो दिया गया था, आदेश पत्र महारानी एलिजाबेथ ने, उसी चीज को जेम्स प्रथम ने 1609 में अपने व्यापारिक चार्टर में उसको शाश्वत बना दिया कि अब ये आपके पास लिखित है कि अब आपके एकाधिकार को कोई नहीं खत्म कर सकता। लेकिन अभी भी ये था कि व्यवसाय में अगर लाभप्रद होता है, लेकिन अभी भी अगर व्यवसाय जो है, जो बिजनेस हो रहा है, अगर वो प्रॉफिटेबल होता है अगर गवर्नमेंट को, तो 3 साल की पूर्व सूचना देगी और उसके बाद कंपनी को समाप्त कर देगी। यानी अगर व्यवसाय को, बिजनेस को लाभप्रद की स्थिति में, कि भाई अगर बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है, उस स्थिति में 3 वर्ष की पूर्व सूचना देने पर कंपनी को समाप्त किया जा सकता था। 3 वर्ष की पूर्व सूचना दो और कंपनी को आप समाप्त कर दो। इसके बाद क्या हुआ, 1688 में 1688 में
क्या हो गया, इंग्लैंड में क्रांति हो गई, यानी इंग्लैंड में रिवॉल्यूशन हो गया। इंग्लैंड में, या कि इससे भी पहले अगर देखा जाए तो 1601 से 1612 के बीच, 1601 से 1612 के बीच कंपनी को हर वर्ष 20% मुनाफे की दर से फायदा हो रहा था, यानी इतना इनको मुनाफा हो रहा था। इसके अलावा यह भी था कि भाई गैर सदस्य जो थे, गैर सदस्य को ना तो पूर्वी देशों के साथ व्यापार, पूर्वी देशों के साथ व्यापार और ना ही मुनाफे का हिस्सा मिलने वाला था, और ना ही मुनाफे का हिस्सा मिलने वाला था। यानी भाई जो गैर सदस्य थे ना ही पूर्वी देशों के साथ व्यापार कर सकते हैं, ना ही कोई अगर मुनाफा मिल रहा है जो एक कंपनी को, उसके साथ ना ही वो कुछ भी, ना ही उनको कोई शेयर मिल सकता था, ना ही उनको कोई हिस्सा मिल सकता था। यानी ये था कि कंपनी के पास व्यापारिक एक अधिकार के बावजूद क्या हो रहा था, कुछ जो व्यापारी थे, कुछ जो अंग्रेज थे, वो क्या कर रहे थे, अभी पूर्वी देशों के साथ व्यापार में लगे हुए थे। भाई कंपनी का तो एक अधिकार था, कंपनी को जो जेम्स प्रथम की तरफ से 1609 में मिल गया था कि भाई आपका जो व्यापारिक एक अधिकार है उसे शाश्वत बना दिया गया। उसके बाद भी अनेक अंग्रेज क्या कर रहे थे, वो पूर्वी देशों के साथ, एशिया के साथ व्यापार में लगे हुए थे। अब उस टाइम पे इंग्लैंड में क्रांति हुई। इंग्लैंड में क्रांति कब हुई थी? इंग्लैंड में क्रांति हुई 1688 में, यानी इंग्लैंड में रिवॉल्यूशन हुआ, रिवॉल्यूशन, क्रांति हुई। और इस क्रांति में क्या हुआ कि जो जेम्स द्वितीय था, उस टाइम पे जेम्स द्वितीय थे, जेम्स द्वितीय का तख्ता पलट कर दिया गया, तख्ता पलट कर दिया गया। यानी इनके जो तख्त को पलट करके किसको, विलियम तृतीय, विलियम तृतीय तथा उसकी बीवी मेरी, उसकी बीवी मेरी को, यानी विलियम तृतीय तथा उसकी बीवी मेरी को संयुक्त शासक बनाया गया था। यानी ये दोनों को मिला के संयुक्त शासक बनाया गया था, शासक बनाया गया था। क्या हुआ, 1688 में इंग्लैंड में क्रांति हुई और जो जेम्स द्वितीय था, जेम्स द्वितीय का तख्ता पलट कर दिया और उसकी जगह विलियम तृतीय तथा उसकी बीवी मेरी को संयुक्त शासक बना दिया गया। यह हो गया इंग्लैंड में, जब इंग्लैंड में रिवॉल्यूशन हुआ, इंग्लैंड में क्रांति हुई। उस टाइम पे क्या हुआ, संसद की सर्वोच्चता हुई, यानी संसद जो पार्लियामेंट है वो सर्वोच्च हो गया, यानी पार्लियामेंट से अब बड़ा कोई नहीं, यानी राजा पार्लियामेंट से बड़ा नहीं था। तो जब संसद की सर्वोच्चता हुई तो उस टाइम पे हिक पार्टी जो सत्ता में आई, और जो हिक पार्टी जो सत्ता में आई थी वो कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार के पक्ष में नहीं थी। उसका ये कहना था कि भाई कंपनी के पास व्यापारिक एकाधिकार नहीं होना चाहिए, और बल्कि दूसरे और जो व्यापारी हैं, जो दूसरे अंग्रेज हैं, उनके पास भी अधिकार होना चाहिए, वो भी पूर्वी देशों के साथ व्यापार कर सकते हैं और वो भी उसमें प्रॉफिट ले सकते हैं, एंड देन वो हमें भी टैक्स दे सकते हैं। तो इट मीन्स वो क्या कर रहे थे, जो हिक पार्टी थी वो कंपनी के व्यापारिक एक अधिकार के पक्ष में नहीं थी। इसके बाद संसद की जब सर्वोच्चता हुई तो हिक पार्टी सत्ता में आए, हिक पार्टी सत्ता में आए। यही पार्टी सत्ता में आई, ये बोल रही थी कि कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार के पक्ष में नहीं है। भाई कंपनी के पास व्यापारिक एकाधिकार नहीं होना चाहिए। जब इसने ऐसा बोला तो वहां के कुछ स्वदेशी व्यापारी थे, यानी इंग्लैंड के कुछ स्वदेशी व्यापारी थे, उन सब ने मिलकर एक अलग व्यापारिक संस्थान की स्थापना कर दी, एक अलग ही ट्रेड जो था एक संस्थान, इंस्टीट्यूशन बना दिया। उसका नाम था न्यू कंपनी, न्यू कंपनी। अब न्यू कंपनी नामक एक नई कंपनी थी, तो अब एक तरीके से जो पहले वाली कंपनी थी और ये न्यू कंपनी, ये दोनों मिलकर अब पूर्वी देशों के साथ व्यापार कर रही थी। लेकिन जो कंपनी थी, जो पहले वाली कंपनी थी, उसका क्या नाम था, गवर्नमेंट एंड कंपनी ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। ये जो कंपनी थी अपने प्रतिद्वंदी, अपने कॉम्पिटिटर से किसी भी प्रकार का समझौता करने के लिए तैयार नहीं थी। बोल रही थी हम किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करेंगे। और क्या किया कि अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए, जो भी उसके पास अपने खुद के राइट थे, उसका प्रयोग करते हुए ये जो न्यू कंपनी थी, न्यू कंपनी का एक जहाज था रेड ब्रिज, न्यू कंपनी के जहाज रेड ब्रिज को उसने रोक दिया, इसको रोक दिया। यानी अपने जो अधिकार का फायदा उठाकर उसने
अधिकारों का प्रयोग करते हुए रेड ब्रिज को उठा दिया। जब रेड ब्रिज को रोक दिया जहाज को, तो जो हाउस ऑफ कॉमन्स थे, तो हाउस ऑफ कॉमन्स ने एक प्रस्ताव पारित किया। प्रस्ताव में था कि जब तक संसद कानून द्वारा मनाही ना करे, यानी जब तक संसद कानून बनाकर मना ना करे, तब तक इंग्लैंड के सभी नागरिकों को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का अधिकार है। जब तक संसद कानून द्वारा मनाही ना करे, तब तक इंग्लैंड के सभी नागरिकों को पूर्वी देशों के साथ व्यापार का अधिकार है। पूर्वी देशों के साथ व्यापार का अधिकार है। बोला कि भाई जब तक संसद कानून द्वारा मनाही न करे, तब तक पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए इंग्लैंड के सभी नागरिकों का अधिकार है। कोई भी यानी रोक नहीं सकता। यानी कंपनी अपना फायदा उठाकर, यानी कंपनी अपने अधिकार का प्रयोग करके अब दोबारा किसी भी जहाज को नहीं रोक सकती, और ना ही कोई इंग्लैंड के नागरिक को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने से रोक सकती। अब ये चीज हुई थी 1694 1694 में। यानी ये प्रस्ताव पारित करने के बाद भी जो दोनों कंपनी थी हर कोशिश करने में लगे थे कि भाई हमें विशेषाधिकार प्राप्त हो जाए। अब इसी टाइम पे क्या हुआ, 1698 में इंग्लैंड में वित्तीय संकट आ गया, यानी फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया, जैसे अभी भारत में फाइनेंशियल क्राइसिस। यानी 1698 में इंग्लैंड में क्या आ गया, वित्तीय संकट, या कि इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं फाइनेंशियल क्राइसिस। वित्तीय संकट आ गए, फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए। तब उन्होंने सोचा कि भाई हम व्यापारिक एकाधिकार जो है उसकी नीलामी कर देते हैं। कि भाई दोनों कंपनी को बोलते हैं कि हम जो व्यापारिक एकाधिकार है उसको नीलाम करते हैं, जो भी खरीदेगा उसके पास विशेषाधिकार मिल जाएंगे। तो न्यू कंपनी जो थी, यानी व्यापारिक विशेषाधिकार को नीलाम कर दिया गया, विशेषाधिकार को नीलाम कर दिया गया। व्यापारिक विशेषाधिकार को नीलाम कर दिया, तो जो न्यू कंपनी थी, न्यू कंपनी ने 20 लाख पाउंड, सरकार को 20 लाख पाउंड दी, और उसके बदले में जो व्यापारिक विशेषाधिकार को खरीद लिया 20 लाख पाउंड देकर। न्यू कंपनी को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था, यानी पॉलिटिशियनों का उसको संरक्षण था, यानी उसको प्रोटेक्ट करके रखे थे, गवर्नमेंट भी उसको, यानी ये इसे राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था। लेकिन इसके बावजूद क्या हुआ कि भाई राजनीतिक संरक्षण तो प्राप्त है, लेकिन जो पुरानी कंपनी के पास जो अनुभव था, जो एक्सपीरियंस था, और जो उसके जो कुशल जो एम्प्लॉय थे, यानी जो स्किलफुल एम्प्लॉय थे, उसकी वो बराबरी नहीं कर सका, और उसको असाधारण हानि हुई, उसको बहुत ज्यादा हानि हुई। ये जो नई कंपनी थी, न्यू कंपनी, तो अब उसके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा। अब उसे अपनी जो पुरानी प्रतिद्वंदी कंपनी, जो पुरानी जो कॉम्पिटिटर कंपनी, उसके साथ समझौता करना पड़ा कि भाई अब कुछ भी करें हम समझौता कर लेते हैं, ताकि हमें ज्यादा बिजनेस में लॉस ना हो। अब समझौता किसने करवाया? समझौता करवाया था लॉर्ड गोडोल्फिन। जो समझौता करवाया, समझौता हुआ था लॉर्ड गोडोल्फिन के हस्तक्षेप से दोनों कंपनियों के बीच समझौता हुआ, दोनों कंपनियों के बीच समझौता हुआ। जो लॉर्ड गोडोल्फिन था, लॉर्ड गोडोल्फिन के द्वारा हस्तक्षेप किया और दोनों कंपनियों का समझौता हो गया। अब हाउस ऑफ कॉमन्स ने एक प्रस्ताव पारित किया था, जिसके अंतर्गत बोला गया था कि जब तक कानून द्वारा मनाही न करे, संसद कानून द्वारा मनाही न करे, तब तक किसी भी, यानी इंग्लैंड के सभी नागरिकों को व्यापार, यानी पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का अधिकार है। जब ये बोला गया तो उसके बाद दूसरी भी कंपनी आई है, न्यू कंपनी तो थी, अब इसके अलावा भी दो नई कंपनी बन गई। इसके अलावा जो दो नई कंपनी थी, एक थी जनरल सोसाइटी, एक थी जनरल सोसाइटी।
एक का नाम था जनरल सोसाइटी एंड दूसरे का नाम था इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट। यानी दो नई कंपनी बन गई थी, एक तो जनरल सोसाइटी बनी थी और दूसरी बनी थी इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट। अब ये दोनों कंपनी 1702 में दोनों पुरानी कंपनियों से विलय कर लिया, दोनों जो नई कंपनी थी वो पुरानी कंपनियों से मर्ज हो गई और तब फिर बनी यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज। यानी ये नई कंपनी बनी थी, यानी जब ये मर्ज हुआ तो क्या बना, यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। ये कंपनी का नया नाम था और ये कंपनी का नया नाम 1883 तक पड़ा। यानी 1883 के चार्टर के बाद, यानी 1883 के चार्टर के बाद इस कंपनी का नाम चेंज करके ईस्ट इंडिया कंपनी रखा गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी रखा गया था। यानी 1883 तक जो ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम क्या था, ये था यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। 1883 के चार्टर के बाद कंपनी का नाम चेंज करके ईस्ट इंडिया कंपनी रख दिया गया। तो इस तरीके से आज हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे जो अंग्रेजी कंपनी की सफलताएं क्या थी, बंगाल में अंग्रेजी कंपनी की सफलताएं क्या थी, फिर और दूसरी जगह उन्होंने कैसे सफलता हासिल करी। तो ये सब चीजों को हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। सो ये लेक्चर हमारा कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस लेक्चर। और जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे वो चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे भी शेयर करें। थैंक यू।